सर्जरी की कब ज़रूरत पड़ती है, ये भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा। आप एक बारीक सा कैमरा डालते हो और वो कैमरा इतना खूबसूरत आपको विजन दिखाता है जो इंसान अपनी आंख से नहीं देख सकता। 16 गुना बड़ा व्यू होता है, एक छोटा सा ब्लीडर, छोटी सी रग भी नजर आती है। 4 कतरे खून निकलता है, आपको पता लग जाता है, पहले ही पकड़ लेते हो, बजाय के खून निकलते पीते घराने से सेहतमंद है, शक्ल है जी, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पिंक पिंक उसके बड़े बड़े गाल हैं, गुबलू गुबलू से लग रहा है ये सेहत। 7 साल के बच्चे को पित्ते की पथरियां बक्कर जैसे शहर के अंदर आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, एक फ़्रेश एपिसोड में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिस पे बहुत रेयरली बात होती है, और इस पे बात करने के लिए जो हमारे साथ इस टाइम गेस्ट मौजूद हैं वो हमारे इलाके का सरमाया तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारी पूरी कंट्री के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इस टाइम सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरयार अहमद ख़ान। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपनी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू तंजील। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में। ये जो मेडिकल फील्ड है, आपकी क्या मोटिवेशन थी, किस तरह इस फील्ड में आना हुआ आपका? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं छोटा था आई नेवर थॉट कि आई विल बिकम अ सर्जन और अ डॉक्टर इवन। मैं आई वाज वेरी श्योर कि मैंने मेडिकल में नहीं जाना, किसी में जाना है लेकिन मेडिकल में नहीं जाना। डॉक्टर नहीं बनना, मेंढकों को नहीं मारना मैं आई वाज वेरी क्लियर अबाउट दैट। गुड। Like 99% of the पेरेंट, like 99% of the doctors, आप लोग अपने पेरेंट्स की विशेस की वजह से मेडिकल में आते हो। Whatever जो लोग हैं, लोग अपने वालिदैन के लिए आते हैं, इट्स अ गुड थिंग, इंसान को करना चाहिए। तो बेसिकली माई जर्नी वॉज गोइंग फॉर प्री इंजीनियरिंग, लेकिन उस दौरान ड्यूरिंग माई FSC मेरे चाचा ब्रिगेडियर शफीक नियाजी, उनकी वफात हुई। I was very close to him, my father was very close to him, और अब्बा का इरादा बना कि हॉस्पिटल एक बनाना है, एक प्रोजेक्ट ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो देयर वाज नो वन इन द फैमिली जो कि मेडिकल से रिलेटेड हो। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है, जो कि चाचा के करीब इतने थे, चाचा के बच्चे कोई नहीं थे, उन्हें मुझे अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था, तो तुम जो है ना इस तरह करो। माय फादर जस्ट टोल्ड मी कि तुम इस तरह करो कि तुम ना डॉक्टर बन जाओ। एंड आई वाज इन FSC एट दैट टाइम, और इट्स वेरी, जो लोग FSC से गुजरे हैं, बड़ा एक सेंसिटिव टाइम होता है। सब कहते हैं ज़रा सा 1-2 हफ्ते नहीं पढ़ोगे तो करियर ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड आई वाज एट द एंड ऑफ माय फर्स्ट ईयर, अबू ने कहा कि चेंज कर लो, तुम ना डॉक्टर बन जाओ। और मैंने कहा ठीक है। और जो भी मेरे यहाँ पे टीचर्स थे, रौरात साहब, बाकी सब ने कहा लड़का तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये नाजुक टाइम होता है, मैं इंजीनियरिंग का भी नहीं रहेगा सारा कुछ। लेकिन अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की। I started the biologies. It was very difficult to learn the biology क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं थी बायो। मुझे पता नहीं था कि ये वीटो शुगर होती है या ये कीटो शुगर होती है, और लाइकन माइकन अजीब लेवल होते थे, बंदे को समझ नहीं आती थी क्या। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से, माँ बाप की दुआओं से, जब आप माँ बाप पे फैसला छोड़ के आप चलते हो ना, और अल्लाह पे फैसला छोड़ के चलते हो, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। लेकिन मेरा किंग एडवर्ड में दाखिला, अच्छा, मेरी पूरी फैमिली के अंदर और कोई मेल डॉक्टर नहीं है। मुझसे पहले नहीं था, मुझसे पहले मेरे परदादा थे, अच्छा, डॉक्टर अजीम खान, वो भी किंग एडवर्ड के अंदर थे। 1891 से 1895 की उनकी ग्रेजुएशन थी। वो 40th मुस्लिम डॉक्टर थे और फर्स्ट डॉक्टर थे, इमरान खान के जो दादा, अच्छा, डॉक्टर अजीम खान। तो आपका जो रिलेशन है हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है किस एंगल में जा रहा है। मेरे अबू और इमरान खान चचा दाद भाई हैं। अच्छा। तो जो सब कुछ जो सेट, हर चीज़ जो बनाई मेरे परदादा ने, वो मेडिकल डॉक्टर जालंधर में थे, और फिर लाहौर में उन्होंने सर्व किया, और बखर के अंदर हम लोग जो आए, ये सारी ज़मीन जो ली, सारा कुछ मेरे परदादा ने ली थी। अच्छा। और डेफिनेटली उनकी मेडिकल प्रैक्टिस थी, ज़मीनें उन दोनों सस्ती थी, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर होते नहीं थे। एग्जैक्टली। तो उन्होंने यही इन्वेस्ट किया ज़मीनों में, चीज़ों में, ज़मीनों की आबादकारी के अंदर, इन एवरीथिंग। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर, अपने परदादा की वजह से। तो यहाँ बखर के अंदर आपकी शुरुआत किस टाइम हुई, और उससे पहले कहीं और भी आप सर्व कर रहे थे?
मैं 2006 के अंदर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का पार्ट हुआ। अच्छा। MBBS की 2006 से 11, फिर हाउस जॉब की, फिर FCPS की 2018 में जाके मेरा FCPS क्लियर हुआ। जो मेडिकल की जर्नी है ना, अच्छा। आपको कम से कम 12-13 साल लेती है, और ये कॉन्टिन्यूस नॉन स्टॉप, अगर आप कोई साल ज़ाया किए बगैर जाओ तो 12 से 13 साल में आप कंसल्टेंट बनते हो मिनिमम। तो जब मैंने वो कंप्लीट की, 2 साल मैंने मज़ीद एक्सपीरियंस के लिए लाहौर के अंदर लगाया मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी सीखने के लिए। मैं कई लोगों के पास गया, कई उस्तादों के पास गया। आपको उस्तादों के पास जाना पड़ता है जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट थे, मैंने उनसे सीखा, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और अल्लाह की मेहरबानी के साथ आई वाज एबल टू रिक्रिएट ऑल दोस सर्जरीज इन अ वेरी गुड वे। और फिर जो एम था बकर में आने का, लाहौर से 2020 में जब कोविड आया, जस्ट बिफोर द कोविड आई शिफ्टेड बैक टू बकर। इट्स बीन 4 years। और अल्हम्दुलिल्लाह बरगीर शफीक हॉस्पिटल ऑलरेडी एक बहुत हैवीली रनिंग हॉस्पिटल था, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको मैनेज किया था। एंड ही वाज वेटिंग कि तुम वापस आओ और इसको चलाओ, क्योंकि अबू ने कहा था जब मैंने अस्पताल बनाया था मुझे डिस्प्रीन के अलावा किसी चीज़ का नहीं पता था। अच्छा। और अल्लाह की मेहरबानी से इट वाज ऑलरेडी रनिंग, 400 ऑपरेशन हो रहे थे महीने के। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की टीम ने, मैं, डॉक्टर रमीज़ मेरे साथ हैं, हमारी पूरी टीम है सर्जन्स की, एनेस्थेटिस्ट। तो हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल में वी हैव डन लाइक more than 5,000 laparoscopic operations, more than 15,000 open operations, करीब 20,000 operations हुए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। स्पेशली इन अ डिस्ट्रिक्ट जिसकी आबादी आपकी 1.5 15 लाख से ऊपर की आबादी नहीं है, उसमें 20,000 ऑपरेशंस कर देना बहुत बड़ी बात है। और ये अल्लाह का करम है, और ये अस्पताल की मरहून मिन्नत है कि जो हमें इतना उसने मौका दिया लोगों को सर्व करने का भी, अपनी स्किल्स बढ़ाने का भी। क्योंकि जब आप ये चीज़ रिपीटेडली करते हो आपकी स्किल्स बढ़ जाती है, जाते हो, कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आप उसके वाकई एक्सपर्ट बनते हो, आपको पता लगता है, और फिर आपके रिजल्ट्स और अच्छे होते हैं। हम अब थोड़ा सा टॉपिक पे जाते हैं, थोड़ा इसमें डीप जाते हैं। मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स पे बात करूंगा। WHO के मुताबिक ना पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है ना इस टाइम पे, उसका 23% लोग 23% मोटापे का शिकार है। 23% बहुत बड़ा फिगर है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ओल्ड जनरेशन नहीं है, इसमें यंगस्टर्स की जो तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जो इस टाइम पे सबसे बड़ा ना परेशानी का बास बन रही है। तो इन योर ओपिनियन आप क्या समझते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हैं जो वेट लॉस के बारे में लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है? अच्छा तंजील, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। असल में हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मोटापा है ना वो सेहत नहीं है। हम लोग समझते हैं फलाना खाते पीते घराने से सेहतमंद है, शक्ल है जी, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पिंक पिंक उसके बड़े बड़े गाल हैं, गुबलू गुबलू से लग रहा है। ये सेहत की अलामत नहीं है। आप लोग मोटे बंदे को 40s की एज में देख सकते हो, 50s में देख सकते हो, लेकिन 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र में आपको पतले बुजुर्ग नजर आते हैं, आपको मोटे बुजुर्ग नजर नहीं आते। एग्जैक्टली। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो लोग दिल की बीमारियों और मुख्तलिफ बीमारियों को कम कर जाते हैं, ये उनका शिकार हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मोटापा एक बीमारी है, जिस तरह डिप्रेशन एक बीमारी है, दिल की बीमारी एक बीमारी है, कैंसर एक बीमारी है, मोटापा भी वैसी बीमारी है। एंड इट नेवर गोज अवे। आपको दिल का आर्जा हो गया, इट नेवर गोज अवे। आप उसकी दवाई लेते हो, मैनेज करते हो, कंट्रोल करते हो, खुदा ना खासा किसी को कैंसर हो गया, आप उसका ऑपरेशन कराते हो, इलाज करते हो, सब कुछ करते हो, वो फिर भी वापस आ जाता है। आप किसी और प्रॉब्लम में शिकार हो, सांस के मसले का शिकार हो, वो आपकी जान नहीं छोड़ता होता। सेम मोटापा भी वही चीज़ है। इट डज नॉट गो अवे दैट इजीली। इसकी पूरी साइंस है। ये नहीं है कि आप कह दो चलो भागो भागो, तुम थोड़ा कम खा लो। इट्स वेरी इजी टू से पॉइंट आउट करना लोगों पे, पॉइंट करना कि तुम ये कर लो वो करना बहुत आसान है। इसके पीछे बहुत ही जेनेटिक्स हैं। हर बंदे का फर्क है। आप हर बंदे को उसी सांचे में ढाल के नहीं कह सकते कि तुम ये कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे। हर बंदे की चीजें और हैं, हर बंदे की मसाइल और हैं, हर बंदे की बीमारी और है। आपने उस हिसाब से चलाना है। और जिस तरह बच्चों का कह रहे हो, नई जनरेशन में मोटापा बहुत ज्यादा आ रहा है। रीजन ये कैलोरीज इजी टू एक्सेस है। आपकी एज कितनी है? 26। आप 26, आई एम 37। मैं थोड़ी सी आपसे 10 years पुरानी जनरेशन में। बचपन में ना बाहर का खाना खाना हम सोचना मुश्किल हुआ करता था। अच्छा। घर वालों से डांट पड़ती थी, शर्म नहीं आती, बाहर गंदा खाना होता है, ये है वो है, घर का खाना खा लो साफ, प्रॉपर डांटे पड़ते। एग्जैक्टली। तो हमसे जो ऊपर भी जनरेशन है उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है बाहर, हमारे वालिदैन वाली कि हम बाहर जाके खाना खाएं, मायूब बात समझी जाती है। खवातीन बुरा समझती है कि हमारे मेरा का खाने के अंदर हमारी वालदा कहते हैं हमारे जायका नहीं है खाने में, तुम पता नहीं आता जो बाहर खाना, वो बेसी समझती थी। अब की जनरेशन इसको एज अ
जो है एक क्लास की अलामत समझती है कि हम तो बाहर ऑर्डर करते हैं, हम तो घर नहीं बनाते। तो वजह क्या है? ये कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं। आप खाना एक फूड की एडिक्शन हो गई है लोगों को। फूड खाने से डोपामिन सर्ज होती है, खुशी मिलती है। कि वही चीज़ है जो ड्रग्स से आपको आता है, जो अल्कोहल से आता है। खुशी जो महसूस होती है ना, ये खुशी के बूस्ट मिलते हैं। चॉकलेट से आएगा, वो जिंगर से आएगा, वो कोक से आएगा। वो आप शिकंजी पियेंगे ना या रूह अफ़ज़ा पियेंगे, आपको वो बूस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप ठंडी कोक पियेंगे, आपको एक बूस्ट आएगा, खुशी महसूस होगी। लेकिन वो खुशी चंद सेकंड रहती है, फिर आपको एक और सिप लेना पड़ता है, फिर एक और सिप लेना पड़ता है, फिर आपको एक्स्ट्रा ठंडा सिप लेना पड़ता है। यू नीड दिस थिंग्स। एग्जैक्टली। तो ये एडिक्शन का हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं। और फूड क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है, हम लोग उस तरह बाहर ईट आउट नहीं कर सकते थे। अब बच्चे ईट आउट करते हैं। जब कुछ नहीं बना, आप शवारमा ऑर्डर करोगे, आप कुछ ऑर्डर करोगे, और वो बहुत हाई कार्ब रिच फूड्स हैं। वो सस्ते हैं, कार्ब सस्ता फूड होता है और बड़ा वो मज़े का होता है, और आप बहुत सारा ऑर्डर करते हो और बहुत सारा खा जाते हो। और हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि मोटापा तो गोश्त खाने से होता है, रोटी खाने से तो कुछ नहीं होता। चावल ही तो गरीब डिश है, इतना नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि वो गरीब जो चावल या रोटी खा के जो मोटे नहीं होते, वो गरीब है। सुबह से शाम तक वो कई मारते हैं, वो खाले निकालते हैं, वो दीवारें बनाते हैं, वो हल मारते हैं, वो स्लिम स्मार्ट होते हैं, वो पूरा बर्न आउट करते हैं। और हम लोग सिर्फ ये सब करने के बाद इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इसी के रेलिवेंट ही मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं कि मेन कॉजेज़ क्या हैं फॉर बीइंग ओवर वेटेड, और इसका हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट होता है? लाइक मैं अगर बात करूं कि आप समझा सकते हैं कि जो वेट गेन होता है ये कैसे होता है? स्ट्रेस और लाइफस्टाइल का क्या रोल है इसके अंदर? सबसे बड़ा रोल लाइफस्टाइल का, सबसे बड़ा वे। और स्पेसिफिकली वेट लूज करने में भी सबसे बड़ा रोल लाइफस्टाइल का है। वेट लूज करके दोबारा वेट रीगेन होने में भी कसूर लाइफस्टाइल। इट इज़ बीन प्रूवन कि आप कुछ भी कर लें, चाहे जितनी बड़ी सर्जरी करा लें, लाइपोसक्शन कर लें, जितना बड़ा बाईपास करा लें, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे कुछ साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद वजन वापस आ जाएगा। इट विल कम बैक। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर हर चीज़ फेलियर है। ये जो चीज़ पहले ज़हन में बिठा लें। सो हमारा जो असल मसला मेन है वो लाइफस्टाइल का। उसके अंदर जो है, आपका और क्वेश्चन क्या था इसके अंदर? इसमें ये कि ये स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इन दोनों का क्या रोल है इसके अंदर? स्ट्रेस, बिंज ईटिंग बहुत बड़ा रोल है। लोगों के पास करने को है नहीं आजकल के दौर में, और वो सोशल मीडिया से कॉन्टिन्यूसली फीड होते हैं। आप फेसबुक खोलोगे ना, आप 5 मिनट फेसबुक यूज करो, उसके बाद आप फील करोगे आप डिप्रेस हो गए हो। Bad about yourself. Exactly. We are a generation of sad people and happy pictures कहते हैं। मैं भी फेसबुक पे ये पढ़ रहा था वैसे तो, फेसबुक के बारे में लिखा हुआ था। तो हम लोग वो देखते हैं, हम डिप्रेस होते हैं, उस डिप्रेशन में उसको वी नीड अ मूड एलिवेटर, हमें मूड बूस्टर चाहिए। तो वी गो फॉर द शुगरी स्टफ, जो मीठी चीज़ें हैं, जो केक्स हैं, जो पेस्ट्रीज हैं, जो रसमलाई, ये आपको खुश करती है, तो हम खुश करते होते अपने आप को करते हैं। और वो ईजिली अगेन एक फ़ोन कॉल के ऊपर है, एक ऐप की टेक्स्ट दबाने की दूरी के ऊपर है, और वो ढेर सारा फूड आता है और आप बिंज ईटिंग करते हो, यानी आप ढेर सारा इकट्ठा खाते हो। जब आप ढेर सारा इकट्ठा खाते हो, होता क्या है, आपकी अगर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट लाइक 2000 किलो कैलोरीज है, और आप कहते हो मैं तो दिन में गिनी है मेरी 2000 है, बाद में फाके कर लेता हूँ इकट्ठा ढेर सारा खाने के बाद। ऐसा नहीं होता। आपने 2000 जो कैलोरीज हैं वो आपने पार्ट्स में लेनी है ताकि आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। आप इकट्ठे 1500 कैलोरीज ले लेते हैं। Exactly. आप 2 जिंगर्स इकट्ठे खा लेते हो, साथ कोक 2 बड़े चढ़ा लेते हो, 1500 कैलोरीज आपने ले ली। वो क्या करती है, वो इकट्ठी शुगर जब बनती है बॉडी में, इंसुलिन, क्या मतलब, मैं आई कीप इट सिंपल, आई विल नॉट गोइंग टू द लैटिन jargons एंड एवरीथिंग, लैटिन टर्मिनोलॉजीज। अब ढेर सारा खाना खाते हो, बॉडी में केमिकल निकलते हैं, इंसुलिन वगैरह, जो उसको उन्होंने कहीं ना कहीं तो कर दिया, शुगर जो बढ़ी है तो उसको फौरन क्या करते हैं, अभी किसी और एक्टिविटी में आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो उसको फैट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जितनी एनर्जी लोगे वो कहीं ना कहीं जाएगी आपकी, ठीक। उसका नतीजा क्या होता है, जब ढेर सारे इकट्ठा खाने से ना आपकी फैट बन जाती है, और वो फैट फिर जाती नहीं है। जो फैट सेल होता है ना, जो नया बनता है इस मामले के अंदर, इस एक्स्ट्रा ईटिंग के अंदर, उस फैट सेल की लाइफ है 50 ईयर्स। वो खत्म नहीं होता, वो मरता नहीं है। जब आप डाइटिंग करते हो ना, वो श्रिंक करके छोटा हो जाता है, उसका न्यूक्लियस और सेल वॉल रहती है। बचपन में पढ़ी होगी, याद थी, वो दायरे बनाते थे, रेड वाला न्यूक्लियस, येलो वाली सेल वॉल, बाहर जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वॉल, तो वो श्रिंक कर जाती है, उसमें से फैट निकल जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। वो जो कि ख़त्म नहीं होता, तो जब भी आप थोड़ा सा ओवर ईट करते हो ना, बॉडी फौरन उसको फैट में कन्वर्ट करती रहती है। क्योंकि ब्रेन के अंदर एक मैकेनिज्म है, अगर आपका खुदा ना खास्ता वेट लाइक 120 है, ब्रेन को नहीं पता 120 बुरा है,
ब्रेन को पता है कि मैं 120 पे खुश था। द मोमेंट आप वेट लूज करो, डाइटिंग की, जॉगिंग की, एक्सरसाइज की, सर्जरी, व्हाटएवर आपने कुछ किया, आपने 40 किलो लूज किया, आप 80 पे आ गए जी, जबरदस्त, मैंने 6 महीने में जी तस्वीरें लगा ली, सेल्फीज हो गई जी, 80 स्मार्ट हो गया। लेकिन सब ये कंप्लेन करते हैं कि यार मैं थोड़ा सा, मैंने तो इतना कुछ खाया ही नहीं था कि मेरा वापस 120 पे पहुंच गया 3 हफ्ते के अंदर। मैंने तो इतना खाया नहीं। वो रीजन ये है कि ब्रेन आपको ना लो पावर मोड पे ले जाता है, लो बैटरी मोड पे। आपकी 3000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट थी तो वो आपको 1500 पे ले जाता है। वो कैसे लेके जाता है? आप बातें करो, मैं अब हाथ हिला रहा हूँ, मेरी आदत है जी। अगर मैं लो कैलोरी मोड के ऊपर होगा, मैं हाथ हिलाना छोड़ दूँ, मुझे नहीं पता होगा। मैंने कहीं भाग के तेजी से जाना है ना, इंटेंशनली जाता होता हूँ, तो मैं स्लो स्लो चलता हुआ जा रहा हूँ। वो छोटी छोटी एनर्जी कट्स स्टार्ट करना शुरू कर देते, हमें पता नहीं लगता। और आप कहते हो यार मैं तो कम खा रहा हूँ, मैं तो डाइटिंग भी कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मेरा वेट स्टक हो गया, वजन नहीं कम हो रहा। एंड ये ब्रेन कर रहा होता है। आपको एटलीस्ट 5 years एक नए वेट पे रहना है ताकि ब्रेन उस पर फिक्स हो। अच्छा डॉक्टर साहब, यूथ में ना ये रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है कि स्ट्रेस आ गया या लाइफ में कोई भी ऐसा मैटर हो रहा है ना, तो ओवर ईटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये नॉर्मली मैंने बहुत ये चीज़ कॉमनली अब देख रहा हूँ। ये एक वल्नरेबिलिटी मैं समझता हूँ कि है, और इस चीज़ को क्योर कैसे कर सकते हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है या नहीं है? असल में इसका जो ताल्लुक है ना बिंज ईटिंग का और ओवर ईटिंग का, ये डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा। वो लोग जो क्रॉनिकली डिप्रेस्ड हैं किसी वजह से, वो ख़वातीन जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, आप उनको देखते हैं कि वो स्टार्ट ईटिंग अ लॉट एंड दे स्टार्ट गेनिंग वेट, और उस वजह से उनकी रिजेक्शंस के रेट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दे गो इनटू द विशियस साइकिल। वो मज़ीद ओवर ईट करती हैं, वो मज़ीद गेन करती हैं, उसमें फंस जाती हैं। जो सोशल मीडिया आपको डिप्रेस करता है। आप जब भी किसी भी टाइम अपने मूड का मुवाजना करें, जब भी आप कोई सोशल मीडिया ऐप यूज़ करेंगे, फेसबुक आप यूज़ कर लें, उसके बाद आप अपने आप को डिप्रेस फील करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट बाद आप लोगों की अचीवमेंट्स देखेंगे, जो ज़रूरी नहीं है कि उनकी अचीवमेंट्स हों, लेकिन आपको डिप्रेस हो ज़रूर करेंगे। तो आपको मूड बूस्टर चाहिए होते हैं। और अब ईजिली एक्सेसिबल कैलोरीज हैं, कार्ब कैलोरीज हैं, एक क्लिक की फासले के ऊपर होती हैं। आप कॉल करते हो, क्लिक करते हो, 40 मिनट के अंदर राइडर आपको दे जाता होता है। और वो कैलोरीज हैं जो आपको खुश करती हैं। वो चीज़ वाला पिज़्ज़ा होगा, फ्राइड चिकन होगा, वो सोडा होगा ठंडा सा, वो आइसक्रीम होगी, वो इस तरह का कार्ब होगा जो फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाएगा। इवन देसियों में बनो बीफ पुलाव होगा, वो फ़ौरन डिज़ोल्व होगा, वो फ़ौरन आप और खा भी डिप्रेशन में ढेर सारा जल्दी खा जाओगे, फुल पेट भर जाओगे, और ऊपर से कोक पी दोगे, यार हज़म नहीं हो रहा मुझसे। और जब वो एब्जॉर्ब होगा तो वो ढेर सारी शुगर में कन्वर्ट होगा, बॉडी के केमिकल्स निकलेंगे, इंसुलिन वगैरह, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उनके पास एक ही तरीका है उसको इतनी सारी शुगर को कंट्रोल करने का, कि उसको फैट में कन्वर्ट कर ली। क्योंकि आप एक्टिविटी तो कर नहीं रहे कि उसको मसल में कन्वर्ट करते हो। आप बैठे हुए हैं, उसके बाद टीवी देख रहे हैं, रिमोट पकड़ा हुआ है, ये मोबाइल में बैठे हुए हैं, तो उसने फैट में कन्वर्ट होना है। तो इसी में ही इसका आंसर है, हाउ टू चैलेंज इट। आपने सबसे पहले एक तो उसका एक आउटपुट निकालना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। वो जो अगर आपने एक्स्ट्रा खा भी लिया तो कम से कम भागना है, उसको वेंट आउट करना है, जोर लगाना है उसके ऊपर। एक चीज़, उससे आपका मसल बिल्ड करना है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि आपने जो रूट कॉज है, जो डिप्रेशन और अनकंट्रोल्ड जो हमारा है ना डिज़ायर टू ईट, जिसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज हमें फौरी नहीं नज़र आ रहे होते, वो हमें अंडरस्टैंड करने के इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हमने अनकंट्रोल्ड डिज़ायर को रोकना है, हमने डिप्रेशन के लिए दूसरी चीज़ें निकालनी है, वेंट आउट्स निकालने। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में गाइडेंस भी नहीं है और वेंट आउट करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। अगर आप खुशी का मौका है, खुशी मनानी है, क्या है जी, बाहर जाके खाना खा लो। दूसरा ऑप्शन, घर खाना मंगा लो। तीसरा ऑप्शन, मैं कुछ बना लेता हूँ खाने की। यही ऑप्शन है, खाना इट्स ऑलवेज ईटिंग। एग्जैक्टली। आपके कोई पार्क्स अच्छे नहीं हैं जिनके पास आप जा सको। इवन छोटे शहरों में फैमिली के साथ किसी पार्क आप नहीं जा सकते, कोई बाहर जाने की जगह नहीं है। आपके पास कोई बच्चों को लेके जाके एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, कोई गो कार्टिंग नहीं है, कोई सफारीज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप जाके खुश हो सको। तो खाने से ही आपको खुशी ही मिलती है। exactly, अगर हम पार्क में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी हमने खाना ही होता है, हमें चिप्स लेके खाने। सो वी नीड अ लॉट ऑफ फूड टू ईट। और हम जो है ना उस वजह से वो खुशी के लिए हम खाते हैं, इसको कहते हैं डोपामाइन एडिक्शन। फिर आपको हर वक्त बिंज चाहिए। आप कोक का सिप लेते हो, ठंडा का सिप लेते हो, आपको खुशी महसूस होती है, 5 सेकंड बाद वो ख़त्म हो जाती है, फिर आपको 5-10 सेकंड बाद दोबारा सिप लेना पड़ता है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, मेरा यही एग्जैक्ट सेम यही क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि मुझे लगता है कि हम भूख के लिए नहीं खा रहे,
ये वही आप वाली बात है कि फूड की एडिक्शन हो गई है हमें। हम बोरियत में खाते हैं। हाँ, रात के 12 जब बज जाते हैं और हम जाग रहे होते हैं और हम इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उस टाइम बोर होते हैं, फिर हम कहते हैं नहीं यार फ्रिज में क्या पड़ा है, हम उस टाइम ऑर्डर करते हैं। तो ये बोरियत वाला खाना भी है। तो डॉक्टर साहब ये ओवर ईटिंग और ये जो एडिक्शन अब हमारे अंदर आ चुकी है, तो किस तरह से हम स्टॉप कर सकते हैं? पहले अपने आप को एक चीज समझनी है, वेंट आउट, कोई नई चीज लर्न करो। ये डोपामीन एक केमिकल है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो ड्रग्स लोग इस्तेमाल करते हैं नशा, उसमें ये डोपामीन रिलीज होती है, सेरोटोनिन होती है, आपको खुशी महसूस कराती थी। जी जी। कुछ और चीजें भी हैं जो खुशी महसूस कराती हैं। जो खुशी की फीलिंग आप देखते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं वो जुए से जान नहीं छुड़ा सकते, एडिक्शन है। तो जो जुए में या नशे में जो खुशी है ना, सेम वही खुशी तब आपको महसूस होती है जब आप नई जुबान सीखते हैं, किसी डिफरेंट जुबान में आप कुछ बोलना सीखते हैं, जब आप कोई नई स्किल लर्न करते हैं जो किसी को नहीं आती, एटलीस्ट आपके आसपास के लोगों को नहीं आती, आप कुछ अच्छा ऐसा करते हैं जिससे कोई खुश हो या किसी उस बंदे का फायदा हो जो आपको वापस पे बैक नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये भी उतनी ही खुशी देती है और वो जेन्युइन खुशियां देती हैं ये वाली। हम इसके, लेकिन उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। ऐसा कल्चर में चेंज होना है। लोगों को, यूथ को गाइडेंस नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता ये एक बुरी चीज है। माएँ बच्चों को कह रही ठीक है बेटा तुम ऑर्डर कर लो और ये खा लो, वो समझती है हम इनके साथ अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि हम पे बचपन में कहा गया था कि बाहर खाना नहीं खाना। हम बड़े कूल पेरेंट्स हैं। हम कूल पेरेंट्स नहीं है, इसलिए फैट बेबीज पैदा हो रहे हैं। 7 साल के बच्चे को पित्ते की पथरियां बक्कर जैसे शहर के अंदर आ रही होती है। 7 साल के बच्चों के अंदर दर्दें उनको हो रही होती हैं। हम सोचते हैं ऑपरेट करें या माँ बाप को बताते हैं, वो कहते हैं हाय डॉक्टर साहब ये तो बड़ों की बीमारी है, बच्चे में कैसे आ गया। तो दिस इज अ ट्रेंड जो कि चेंज हो रहा है। डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि जो अगर मोटापा बढ़ रहा है ना तो ये फिर जाएगा नहीं, यानी कि जो फैट सेल्स है ना इनकी कोई मेमोरी होती है या ऐसा कोई सिनेरियो है, ये क्या? बिल्कुल ठीक है। एक बार आप मोटे हो गए वापस नहीं होते। आपने नोट किया है जो लोग आपके बचपन में जिनको आपने मोटा देखा था वो सारी जिंदगी मोटे रहते हैं। वो भागते हैं, जॉगिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बेचारे मोटे रहते हैं। कितने मोटों को ऑनेस्टली बताओ तुमने पतले होते देखा? मुश्किल ही मेरे यूजुअली जो फिगर्स है ना वो ये हैं कि 1 out of 20, 95% फेलियर रेट है। सिर्फ 5% लोग अपने आप को मोटापा कंट्रोल खुद ब खुद कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल हेल्प। क्योंकि उसकी वजह ये जो फैट सेल है ना, आपने एक बार ढेर सारा खाना ओवर ईट किया ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसकी ढेर सारी फैट बनेगी, तो ऑलरेडी जो मौजूद फैट सेल्स है उनमें पूरी नहीं आ रही, तो नए फैट सेल क्रिएट हो जाएंगे। जब नए फैट सेल बनते हैं ना तो वो मरते नहीं हैं। उनकी लाइफ है 50 साल के आसपास। वो अपने अंदर फैट भरते तो रहते हैं, लेकिन जब आप डाइटिंग करते हो, ढेर सारी फैट लूज करते हो, तो वो मरते नहीं है। वो पैदा हो जाते हैं, वो मरते नहीं है, वो श्रिंक बैक करते हैं, वो बिल्कुल मुरझा के छोटे हो जाते हैं, लेकिन दे डू नॉट डाई। जिस टाइम आपने थोड़ी सी गलती की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया, इंसान है, ताल्लुकदारी होती है, खाना पड़ता, वो फौरन फैट में कन्वर्जन शुरू कर देते हैं। आप कहते हो यार मैंने इतने ज़्यादा 40 किलो वजन लूज किया था, मैं थोड़ा सा खाया और चंद महीने वापस आ गए, सारी मेहनत खत्म हो गई। बिकॉज दोज फैट सेल्स आर देयर, दे आर वेटिंग फॉर यू। एक मिसस्टेप करोगे फौरन वापस आएगा। यही सारी चीज़ें हैं। अब देखें डॉक्टर साहब, आजकल यंगस्टर्स के अंदर भी ना ये हार्ट अटैक आ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो ओवरवेट ही होते हैं। तो आप क्या समझते हैं इसमें ओवरवेट का रोल है या नहीं है? बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर, ओवरवेट होने का और एक्सरसाइज ना करने का। जो एक्सरसाइज है आपको एक हैप्पीनेस देती है, लेकिन वो हैप्पीनेस लेने के लिए आपको एफर्ट मारनी पड़ती है, भागना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है। देन वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल खुशी आती है। यंगस्टर्स उसकी तरफ जाना मुश्किल समझते हैं, फूड से अच्छी खुशी मिल जाती है। जी जी। तो ये जो है ना ओवर ईटिंग, वेट का इंक्रीज होना और डिप्रेशन, ये इकट्ठा होता है, ये कभी अकेला नहीं होता। हमें नजर आते हैं कि मोटे लोग बड़े खुश वगैरह होते हैं, वो बेचारे इंटरनली डिप्रेस्ड होते हैं। अच्छा। आप लोग अपने किसी मोटे दोस्त को मिलेगा, वो मोटे इधर आ ये वो, और वो आपको कोई जवाब नहीं देता। उसकी वजह ये नहीं है कि उसे मोटा कहलवाना अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। दे हेट दिस वर्ड, नफरत होती है उन्हें इससे। लेकिन क्या करें, पहले वो मोटे होते हैं, हर बात में लड़ने लग जाए तो कोई मुंह ही नहीं लगाएगा। ये एक हार्श रियलिटी है। Exactly. वो बर्दाश्त करते हैं, बर्दाश्त आ जाती है, बट दे हेट दिस वर्ड मोटा। अच्छा डॉक्टर साहब, यही एक कैटेगरी है जिसकी आप बात कर रही हैं। ये लोग हैं जिनके हार्मोनल इश्यूज होते हैं या कोई भी और इश्यूज होते हैं, ये सब बहुत कोशिश कर चुके होते हैं बट वेट लॉस नहीं हो पा रहा होता। तो इनके लिए क्या सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की मेडिकल साइंस में?
एग्जाम्पल आपको देता हूँ पहले, थोड़ा सा बैकग्राउंड में। आपने देखा होगा एक ही घर में 2 बेटियां होती हैं, एक सब कुछ खाती है और बिल्कुल पतली रहती है, और एक बेचारी मोटी होती है, चाय और रस पे रहती है, डाइटिंग करती है सारी जिंदगी, और बेचारी मोटी रहती है, पतली नहीं हो रही होती है। बेटे भी होते हैं आपके सामने एग्जांपल। भाई आपने नहीं दिखाया मुझे। तो बात ये है कि ना, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। एक बच्चा काला है, एक बच्चा सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, छोटा है, ये जेनेटिक्स है, ये फ़र्क है, हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते अपने जो है क्या नाम है काले बच्चे को, जो सांवले बच्चे को, कि तुम धूप में ना जाया करो, तुम चिट्टे हो जाओगे। इट्स वेरी इजी टू से, लेकिन रियलिटीज और है। इसलिए आप उनको सिर्फ ये कह दो जी तुम बहुत ज़्यादा खाती हो, वो नहीं खाती, लेकिन वो मोटी है, वो क्या करे, वो जान मार रही है, डाइटिंग कर रही है, भाग रही है, जिम कर रही है, नहीं जाता वजन, चला जाता है, लेकिन इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर बंदे का फ़र्क है। फ़र्क किस तरह, सादा अल्फाज में बात करूंगा, हार्मोन्स फला बहुत सारे हैं, बट अवॉइडिंग दैट मांत्रा। जो पतले लोग होते हैं ना और मोटे लोगों में फ़र्क ये, जो मोटे लोग हैं इनकी आंतें लंबी होती हैं, उनमें खाना जज़ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो जो खाते हैं वो बिल्कुल चूस लेती हैं, वो जो कहते हैं ना पानी भी लगता है, उनको वाकई लगता है। अच्छा। और जो पतले होते हैं इनकी आंतें छोटे साइज़ की होती हैं, लेंथ कम होती है, और इतनी ज़्यादा जज़ब भी नहीं करती खाना, जो वो खाते हैं आधा वैसे ही आ जाता है। अच्छा। तो वो उनको उस तरह वजन लगता नहीं है उनको, इसलिए वो इतना कुछ खा के पतले पतले स्लिम जो फिर रहे होते हैं। मोटे लोगों से बहुत नफरत करते हैं इस बात की वजह से। तो ये एक हकीकत है, ये रियलिटी है। सर्जरी जिस जगह पर आती है वो इन लोगों को हेल्प करने के लिए है। ऐसे नहीं सर्जरी हमने करनी होती कि जो आया राह चलता है जी सर्जरी। जी एग्जैक्टली। उन लोगों से हम पहले बात करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनके साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके देखते हैं कि उन्होंने डाइटिंग की है, कि उन्होंने एक्सरसाइज की है। अगर उन्होंने नहीं की, सॉरी ये सर्जरी आपके लिए नहीं है, पहले जाओ रनिंग करो, पहले जाओ तुम एक्सरसाइज करो, पहले जाओ तुम डाइटिंग अटेम्प्ट करो, ठीक है, अपने आप को पहले कंट्रोल करो, शो करो तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वो बताता है कि डॉक्टर साहब मैं बार बार डाइटिंग कर चुका हूँ, इतने सालों से डाइटिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत लूज करता है फिर वापस आ जाता है, फिर लूज करता हूँ फिर वापस आ जाता है, मैं तो फंसा कर हूँ। उन लोगों को सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि वो दे हैव ट्राइड इट एंड दे हैव फेल्ड। फिर सर्जरी हेल्प करेगी। And you have surgery. This surgery has beautiful results. It's not like 90% results होंगे जी, 80%. It has 100% results. 100% लोग पतले होते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, कोई कम पतले होते हैं, लेकिन पतले होते हैं और 100% होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो इसमें अब जो आप कह रहे हैं सर्जरी की बात करें, इसमें डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट्स होती हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और सर्जरी की कब ज़रूरत पड़ती है ये भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा। वही वाली बात है, जब वो डाइट और एक्सरसाइज फेल कर चुके होते हैं फिर सर्जरी का स्टेप आता है। और स्पेशली आपने नोट करना है उनका डिप्रेशन, लाइफस्टाइल और बाकी सारा क्या। सर्जरी करने से उनको ये फ़ायदा होता है कि उनको एक तो सर्जरी का अपना इफेक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, उससे उनका वजन घटता है। और सर्जरी कैसे वजन घटाती है, इस सर्जरी के अंदर कोई केमिकल नहीं होते, कोई टीके नहीं होते, कोई शुआई नहीं होती, सादा सा होता है, मैदे की खाने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। अच्छा, आप कम खाते हो, आप पतले हो जाते हो। दैट्स वाई इसके कोई डायरेक्ट साइड इफेक्ट्स नहीं। कम खाने से आप पतले होते हो, कोई और चीज इसमें नहीं है। आई विल रिपीट दिस थिंग। अच्छा, आप एक लाइफ लॉन्ग डाइटिंग पे चले जाते हो, आपकी भूख खत्म हो जाती है, वो जो क्रेविंग्स है ना खत्म हो जाती है। एक हार्मोन है ग्रेलिन, भूख लगाता है, उसके सेंटर को साइड पे कर देते हैं। अच्छा, नतीजा क्या होता है, वो भूख लगती नहीं है। वो जो आप जाते हो कहीं खुशबू आती है खाने की और आपको क्रेविंग होती है, मैं अभी खाऊं, मैं थिंग गोज अवे, सामने खाना पड़ा होगा दिल भी नहीं करेगा। हाँ, सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको कहें कि सर्जरी के अंदर आप वेट लॉस नहीं कर रहे, भूख लूज हो जाती है आपकी, भूख खत्म हो जाती है, फिर आप खाएं भी। एक और चीज सर्जरी नेक्स्ट करती है, अगर आप आदतन, लोगों को आदत होती है ढेर सारा खाने की, जो एक्चुअल सही वाले मोटे होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा खाने की आदत होती है वो नहीं हो सकती, क्योंकि दोने वाले खा के पेट भर जाता है, कैपेसिटी इतनी रखते हैं। और इसके अंदर जो सर्जरी की आप टाइप्स पूछ रहे थे, हाँ, टाइप्स भी थोड़ी सी बता दें। इस पे थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा, इसके प्रोसीजर्स पे अगर आप थोड़ा सा आए ना, कि प्रोसीजर क्या होता है इस सर्जरी का, और ये किस तरह से हेल्प आउट करता है एक पेशेंट को। प्रोसीजर ये होता है, पहली बात है ये जब से लेप्रोस्कोपी है ना, लेप्रोस्कोपी वो सर्जरी जो कैमरे से की जाती है, नाखून के बराबर साइज का आपके कैमरा होता है, उससे आप जाते हैं, वो आपकी आंख होता है। अच्छा, पुराने ज़माने में सर्जरी होती थी ना, आप अभी समझते हैं सर्जन आएगा, इतना बड़ा कट लगाएगा, फिर अपने दोनों बड़े बड़े हाथ लेके जाएगा, सर्जन के हाथ वैसे बड़े होते हैं, लेके जाएगा, फिर ऑपरेशन करेगा, खून होगा, निकालेगा, फिर टाँके लगाएगा। दिस वॉज द ओल्ड सर्जरी। अच्छा,
मोटे बंदों के लिए ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो उनका जख्म लंबा भी होता है, उनका जख्म गहरा भी होता है, इन्फेक्शन होने के चांस है, तो आगे खुलने के, और ये अंदर से खोखले होते हैं। सेहत की अलामत ये बड़े स्ट्रांग हो, इनके पट्टे बहुत कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल वीक बंदे होते हैं ये, तो इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ओपन सर्जरी से दुनिया लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे आई, कैमरे वाली सर्जरी से बगैर खोले पेट जो सर्जरी है, तब ये वेट लॉस सर्जरीज आनी स्टार्ट हुई। तब आप मोटे बंदों का ऑपरेशन कर सकते थे, उनके लिए सेफ था। उसमें क्या होता है, आप खुद अंदर झांक के देखने की बजाय पेट खोल के इतना देखो लाइट मार के, आप एक बारीक सा कैमरा डालते हो, और वो कैमरा इतना खूबसूरत आपको विजन दिखाता है जो इंसान अपनी आंख से नहीं देख सकता। 16 गुना बड़ा व्यू होता है, एक छोटा सा ब्लीडर, छोटी सी रग भी नजर आती है, 4 कतरे खून निकलता है, आपको पता लग जाता है, आप पहले ही पकड़ लेते हो बजाय के खून निकलो। अब वो दौर नहीं रहा कि सर्जन बाहर निकलता था, खून लगा होता था, जी मेरी फखर की अलामत इतना खून, ये चीज बुरी समझ जाती है। खून निकला क्यों भाई, नहीं निकलने देना खून। और अपने 2 हाथ डालने की बजाय आंख की जगह एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का कैमरा डाला, और 2 हाथों की बजाय आधे सेंटीमीटर यानी 5 मिलीमीटर के 2 बारीक से सुई की तरह इंस्ट्रूमेंट डाले, वो औजार डाले, और उसी से आप ऑपरेशन कर देते हो। फायदा क्या होता है, ऑपरेशन के बाद विदिन 2 आवर्स आप चल रहे होते हो। ये पेट की तमाम ऑपरेशन इसी तरीके से किए जाते हैं, बशमूल वेट लॉस सर्जरी उसका पार्ट है। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद बंदा चल रहा होता है, अगले दिन खुद गाड़ी चला के आप घर जा सकते हो, कोई आपको देख के नहीं बता सकता आपको ऑपरेशन होगा। टांके वैसे लगाते हैं कि अब्जॉर्ब हो जाते हैं, 6 महीने बाद आपको जख्म खुद नहीं मिलेंगे, ढूंढ के दिखाओ जख्म 6 महीने बाद। तो वाह, टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा चुकी है, आपको काफ़ी हेल्प आउट कर रही है इस चीज़ के अंदर। और इससे पहले मुझे भी इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था, जिस तरह से आपने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया ना, तो अब आइडिया हो रहा है। इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ये लाइपोसक्शन और बैरिएट्रिक सर्जरी, इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, लाइपोसक्शन, लाइपो मीन्स फैट, सक्शन मीन्स चूसना। लाइपोसक्शन एक और तरीका है, उसके अंदर फैट को एक कैनोला डाल के ना, सुई, नॉट सुई सॉरी पाइप, उसकी सक्शन मशीन लग रही है, चूस रही होती है, उसको डाल के ना चर्बी को चूस लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये ओवरवेट लोगों के लिए नहीं है, ये मॉडल्स के लिए है। पेट पे थोड़ी चर्बी करनी है, गले की थोड़ी चर्बी, कौनियों के नीचे से थोड़ी चर्बी हटनी है, उसके लिए। जब इतने बड़े बंदे भाई आप करोगे, पहली बात है वो जब खींचोगे तो जख्म हो जाएंगे अंदर, ब्लीडिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी सारा, और सारी चर्बी लटक जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो खाना तो वैसे ही खा रहा है, 6 महीने दोबारा वापस आ जाएगी। तो इसलिए लाइपोसक्शन ओवरवेट लोगों के लिए नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर बॉडी कॉन्टूरिंग, फॉर एस्थेटिक्स, इट्स नॉट फॉर दीज ओवरवेट पीपल। उनके लिए बहुत डेंजरस है, करनी भी नहीं है। फैट एम्बोलिज्म होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं, डेथ्स हुई हैं ऐसे लोगों की। ठीक है, जो बैरिएट्रिक सर्जरी है वो है ओवरवेट लोगों के लिए। पूरी दुनिया में बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। अमेरिकी अपने लोगों से ना बड़ा प्यार करते हैं, मरने नहीं देते। अगर एक बंदे को कुछ हो जाए 10 केस हो जाते हैं। ओवरवेट के लिए आप यू कैन गूगल इट, क्या ऑपरेशन है, गैस्ट्रिक बाईपास या गैस्ट्रिक स्लीव, 2 ऑपरेशन वहाँ पे किए जाते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने वेट लॉस सर्जरी करानी है वहाँ पे। आप पतले हो जाओगे। वेट लॉस सर्जरी में चूंकि आप नेचुरल तरीके से पतले हो रहे हो, 3 मैकेनिज्म इस्तेमाल होते हैं। 1, आपको भूख नहीं लगेगी, अच्छा, आप डाइटिंग पे चलेगी। 2, आपने खाया भी तो आप दोने वाले 3 वाले से ऊपर नहीं खा सकेंगे। अच्छा, तीसरी चीज, जो आप खाओगे पूरा हजम नहीं होगा आपको। ओवरिटी कुछ कर भी ली तो वो पूरा हजम नहीं होगा। इन 3 मैकेनिज्म से आपको इवन खा भी कुछ लिया तो पूरा हजम नहीं हुआ, लगेगा कम। आप कुदरती तरीके से वेट लूज कर रहे हो, आप बेसिकली भूख काट रहे हो। भूख नॉर्मली काटने के लिए आपको हर वक्त भूखा रहना पड़ता है, डाइटिंग में भूखा रहना पड़ता है, तो वो भूख नहीं काटनी पड़ती है आपको। आप इजी रहते हो, कंफर्टेबल रहते हो, 3 दिन खाना नहीं खाया, आपको पता नहीं है, याद ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है भूख की। इस तरह आपके पीछे वेट लूज होता जा रहा होता है और आपको पता ही नहीं होता है आपको वेट लूज कर रहे हो। 3 दिन बाद देखा वो 2 किलो और घट गए, तो एक फीलिंग बहुत अच्छी आ जाती है। फिर जब आप वेट लूज कर जाते हो, आपकी मोटिवेशन होती है कि मैं अब एक्सरसाइज भी करूं। 150 किलो के बंदे को आपको ना जिम जाओ, भाई वो जिम जाएगा, उसकी कमर की डिस्क स्लिप हो जाएगी या गोडा निकल जाएगा उसका। मैंने तो अभी यही सुना है कि एक्सरसाइज ही करो, यही हल है, और डाइटिंग करो। आपने याद रखो, बैरिएट्रिक सर्जरी में चीज याद रखनी है, डाइट और एक्सरसाइज फिर भी करनी है। ये नहीं कि सर्जन को हमने पैसे दे दिए, ऑपरेशन कर दिया, खर्चा करा दिया तो जी अब ऑपरेशन ही सब कुछ करे। दैट्स टोटली रॉन्ग। मैंने स्टार्ट में कहा था, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं की, जितना बड़ा बाईपास करो तुम वेट रीगेन कर लोगे, जो मर्जी करा लो। और ये जो सुनने को मिलता है कि सर्जन के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये आपकी डाइटिंग और ये एक्सरसाइज ही वेट लॉस। अगर आपका डाइट और एक्सरसाइज से वजन कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, करो, जरूर करनी है। अगर उसे नहीं हो रहा तो फिर आपको सर्जन के पास आना है। इट्स सिंपल। आप करते रहो, कई साल से कर रहे हो, नहीं वजन लूज हो रहा, सर्जन के पास आओगे, आपके मेटाबॉलिक हार्मोनल इशू को डील करेगा। उसके बाद भी अपनी डाइट एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आसान हो जाएगी। क्यों?
भूख नहीं लगेगी तो आप लाइफ लॉन्ग डाइटिंग पे चले गए। और दूसरी बात, जब आपका वजन कम होगा आपका दिल करेगा एक्सरसाइज करने में, आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे एक्सरसाइज के। आपने इधर ना दो चीज़ें कही हैं, एक है बाईपास और एक है बाई स्लीव। स्लीव, हाँ, तो ये किसके लिए हैं? अच्छा, गैस्ट्रिक स्लीव, पहले मैं स्लीव पे आता हूँ। सबसे सिंपल प्रोसीजर है, आसान सिंपल प्रोसीजर, इस तरह के साइड इफेक्ट ना होने के बराबर, इतने ना होने के बराबर है, मैं कहता हूँ कि है ही नहीं साइड इफेक्ट्स इसके। अच्छा, वेरी सेफ प्रोसीजर्स लोग कराते हैं, सादा सा काम है, मैदे ਨੂੰ छोटा कर देंगे। अच्छा। दोने वाले तो उत्ते कुछ खा ही नहीं सकते, खट खाते हो पतले हो जाते हो, बस यह काम है। कोई नुकसान नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, छोटा हो जाता है मैदा आपका। अगर किसी ने सही तरह ऑपरेशन किया, इंसान के बच्चे ने ऑपरेशन किया, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे उससे। वेरी सेफ ऑपरेशन। कुछ लोग, इससे क्या होगा कि आप क्योंकि थोड़ा सा खाना खाएंगे आप वेट लूज कर जाएंगे, ये आपको 25 to 30% वेट लॉस देगा। अगेन मैं वेट लॉस के बारे में जरा परसेंटेजेस में बात कर लूँ। परसेंटेज बॉडी वेट लॉस मतलब अगर आप 100 किलो के हैं तो आपको कितना फीसद, कितने किलो वजन घट जाएगा। 100 किलो का बंदा है, अगर वो डाइट करता है, एक्सरसाइज करता है, खाली डाइटिंग वगैरह करता है, ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, और एक्सरसाइज भी साथ करता है, तो वो 8% to 10% वेट लूज कर सकता है। सही। लोग बहुत ज़्यादा भी करते हैं, नो डाउट करते हैं, मैं एवरेज औसतन बात कर। ठीक है। अगर आप ये ग्लूकोफेज और ऑर्लेस और मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल करते हैं, 2-3% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अगर आप विक्टोज़ा यूज़ करते हैं, जो इंजेक्शन मिलते हैं रोज़ाना लगाने की, भूख कम करते हैं, ये पहली ड्रग्स में से थी जो कि वेट लॉस के लिए आई थी। अच्छी ड्रग्स हैं ये वेट लॉस करती है लेकिन आर्जी करती है। वो 12% वेट लॉस करती है। अच्छा। ओज़ेम्पिक आजकल आई हुई है, हफ्ते में एक बार टीका लगता है, 16% वेट लॉस करती है। उन्हीं कंपनी ने 1 करोड़ ओज़ेम्पिक के टीके बेचे हैं पाकिस्तान में 1 साल के अंदर। अच्छा। सारी आपको सेलिब्रिटी तो नजर आ रही है जो पतली हुई हैं, इन्होंने ओज़ेम्पिक लगाया या वेट लॉस सर्जरी कराई है। अच्छा। इनमें से जितने भी कहते हैं हम ये करते हैं वो करते हैं, सबको ये पहले ये सब कुछ कराते हैं, इसके बाद जिम को हिट करते हैं। आज निकलेंगे सारे राज, बातें सारे कर लेते हैं। 1 करोड़ ओज़ेम्पिक कहाँ बिके हैं पाकिस्तान के अंदर? देखें आबादी उस मुल्क की देखें। फिर आप जो वेट आगे ड्रग्स आनी है मजीद जो क्लेम करती है 25% तक वेट लॉस करती है। सर्जरी जो स्लीव है वो 25 to 30% वेट लॉस करती है। अच्छा। ड्रग्स का वेट लॉस, जब आप ड्रग्स छोड़ोगे ना तो वेट वापस आ जाता है, वो एक प्रॉब्लम होता है। स्लीव आपको एक लॉन्ग टर्म वेट लॉस देती है और वो आपको 30% तक देती है। 100 किलो का बंदा 30 पे आ जाता है। ठीक। लेकिन जो लोग बहुत ओवरवेट होते हैं ना, 150 kg एंड अबव वाले, उन पे स्लीव काम नहीं करती। वो वेट लॉस कराती है, 30, 40, 50 किलो कराती है, लेकिन स्टिल दे रिमेन फैट। वो मोटे हो जाते रहते हैं, थोड़े कम मोटे होते हैं लेकिन रहते हैं। तो उन लोगों के लिए उनसे स्ट्रॉन्गर प्रोसीजर चाहिए, उसको बाईपास कहते हैं। बाईपास प्रोसीजर ये है कि ये दिल का बाईपास नहीं है, ये पहली बात याद रखें, ये मैदे का बाईपास है। सही। आम बाईपास वाली बात है, आप खाने का रास्ता तब्दील कर देते हो, खाने की डायरेक्शन खुराक की नाली से मैदे की तरफ नहीं जाने देते, मैदे को बाईपास करके सीधा छोटी आंत में आगे ले जाते हो। मैदा भी बाईपास हो जाता है, 1.5 मीटर छोटी आंत भी बाईपास हो जाती है जहाँ खाना एब्जॉर्ब होना होता है। नतीजा क्या होता है? आप जो भी कुछ एक्स्ट्रा गलत चीज़ें गलत खा भी लो ना, खासकर वो लोग जो शुगर नहीं छोड़ सकते, जिनसे चीनी और मीठी चीज़ें नहीं छोड़ी जाती, वो उनके लिए प्रोसीजर है, ताकि कुछ गलती मलती हो भी जाए तो गुजारा हो जाता है। इन लोगों में वेट लॉस 35 to 40% होता है, एवरेज बात कर रहा हूँ। ये लोग बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो जाते हैं, 180 किलो वाला बंदा 70 किलो पे आ जाता है। ये बाईपास है। और बाईपास की खूबसूरती क्या है? बाईपास रिवर्सिबल होता है। एनी टाइम आपको मैंने वापस कराना है, आप नॉर्मल एनाटॉमी वापस जा सकते हो, लेकिन आपका वेट वापस आ जाएगा। ये हकीकत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरीज का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हर किसी के लिए सेफ है? सबसे पहले ये सर्जरीज उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, BMI 33 से ऊपर है पाकिस्तानी पॉपुलेशन। ठीक है। आम अल्फाज के अंदर कोई खातून है जिसका 80-90 किलो से ऊपर वजन है, या कोई मर्द है जो 110 किलो से ऊपर का तकरीबन है, यूजली एक एवरेज बात करूँ तो, ये उन लोगों के लिए जो एक्सरसाइज और डाइट से वजन नहीं कम कर सके। तो उन लोगों के लिए, हर बंदे के लिए आपने नहीं करनी। जिन बंदों का, अगर एक बंदी है वो 65 kg की, आप उसके लिए सर्जरी नहीं कर सकते। अच्छा। कि वो क्या मैं 50 क्यों नहीं है, नो यू कांट डू दिस, बहुत ज़्यादा उसके लिए ओवर किल हो जाएगी। आप चिड़िया को तोप से नहीं मारते होते। एक आपका 75 किलो का बंदा आता है, वो कहता है जी मेरी सर्जरी कर लो, मैं थोड़ा सा पेट ज़्यादा है, नो, आप उसकी लाइपोसक्शन कराते हो, आप उसको ओज़ेम्पिक पे डालते हो, आप दूसरी चीज़ों में डालते हो। सो एक ये मायरेड है चीज़ों का। ये नहीं कि सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है, बहुत सारे आप ऑप्शन है। बीइंग अ बैरियाट्रिक सर्जन, आपने देखना है कि आपका मरीज के लिए बेस्ट क्या है। आपने मरीज को एक ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ है। तो ये सर्जरी उन लोगों के लिए है जो कि वेट लूज कर नहीं पा रहे और दे आर हैवी ओवरवेट्स।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज क्या होता है ये ट्रीट करने में? जो आप मोटापे के लिए जितने भी पेशेंट्स आपके सामने आ रहे होते हैं, तो इसमें बिगेस्ट चैलेंज आपको क्या फेस करना पड़ता है? जो सबसे बड़ा, आप ट्रीटमेंट वाइज पूछ रहे हैं या फॉलोअप बाद में? फॉलोअप के लिए ट्रीटमेंट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये मेडिकली बहुत अनफिट होते हैं। ये लोग सीधा सो नहीं सकते। क्यों नहीं सो सकते? इनकी चर्बी गले पे आई होती है। अच्छा। सबसे पहली स्टेप होती है इनका, जब सांस बंद होता है ऑक्सीजन बंद होती है इनकी। पहला मसला इनका होता है खराटों से शुरू होता है। जब इनका सांस बंद होता है सोते सोते तो खराटे आने शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा सांस बंद होता है तो ऑक्सीजन ही बंद हो जाती है, तो ये हड़बड़ा के नींद में उठ जाते हैं। फिर ये सीधे नहीं सो सकते, कहते हैं हम 2 तकिए रख के सोते हैं या हम लेफ्ट या राइट करवट पे सोते हैं। नतीजा क्या होता है? सारी रात इनको नींद नहीं आती बार बार। सुबह ये उठते हैं तो थके हुए होते हैं और बैठे बैठे थोड़ी कहीं जगह बैठे सो गए। आपने देखो ओवरवेट लोग बैठे बैठे सो जाते हैं। ये इसको नार्कोलेप्सी करती है और ये लीथल होती है। जो इस चीज़ में पहुंच जाता है वो खुदा ना खासा चंद साल में फौत हो सकते हैं। ये लीथल चीज़ है बहुत ज़्यादा। हार्ट से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, शुगर से भी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ है जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये बहुत तकलीफ के अंदर होते हैं ये। तो इन लोगों का सांस सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए कि हमने एक बंदे को, एक 70 किलो के बंदे का तो ऑपरेशन जितनी देर का कर लो, इनका ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन करना है आपने। इनको डैमेज भी नहीं होने देना, एहतियात से भी करना है और ऐसे करना है कि इनका सांस भी बंद ना हो, ये मुकम्मल बेहोश होएं और इजीली उठ भी जाए और वेंटिलेटर पे ना जाए। इन लोगों की वेंटिलेटर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए हम इनको पहले तैयारी कराते हैं। हम इनकी कई दफ़ा महीने एक्सरसाइजेस कराते हैं, इनको वेट लॉस ड्रग्स देते हैं कि ड्रग्स से आर्जी तौर पर वजन कम हो। इनकी सांस की वर्जिशें कराते हैं ताकि इनके फेफड़े फूलें, और इनको डाइट देते हैं जो इनकी चर्बी जिस्म से घटाती है, मुख्तलिफ जिगर से, मुख्तलिफ जगहों से। जिगर मैदे के साथ होता है तो ऑपरेशन में आसानी हो जाती है जब जिगर से चर्बी घटती है इनकी। तो उसके नतीजे के अंदर इनकी सर्जरी आसान हो जाती है। आधे पौने घंटे में सर्जरी कंप्लीट कर देते हैं क्विकली, और ये फिर वापस इजीली दे कैन गो बैक टू देयर रूटीन लाइफ। अच्छा। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है किसी बंदे को लिटा दो, आप पहले आपको समझते हो उसकी हैबिट्स को, उसके हालात को, उसके वाकयात को, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका प्लान बनाते हो, फिर सर्जरी करते हो, फिर उसके बाद उसका फॉलो अप होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी के बाद जो पेशेंट्स की लाइफ्स होती हैं उनमें क्या चेंजेस आती हैं और उनको क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए, और क्या ये जो मेडिकेशंस होती है सर्जरी के बाद ये परमानेंट होती है? जो सबसे पहली चीज़ के लाइफ चेंजेस क्या आती हैं, देयर लाइफ बिकम सो ब्यूटीफुल। यू नो, हम जो सर्जरी के बाद के 2 साल लोग कहते हैं हनीमून फेज। अच्छा। और जिस भी बंदे से ने सर्जरी कराई उससे आप पूछेंगे ना, बड़े मजे का वो वाकई हनीमून फेज होता है। फर्स्ट टाइम अपनी मर्जी के, क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं यूजुअली बचपन से ही मोटे होते हैं। बचपन से इनको तंग किया गया होता है, इनको टॉन्ट्स दिए गए होते हैं, मोटा मोटा कहा गया होता है। इट्स द फर्स्ट टाइम, इट्स देयर टाइम टू शाइन। और ये लोगों में बड़ी बर्दाश्त आ चुकी होती है। दे नो हाउ टू टैकल पीपल, दे नो हाउ टू टैकल द सिचुएशंस। इनको मोटापा रोक के बैठा होता है। ये लोग सर्च करते हैं, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में वेट लॉस सर्जरी के बाद इनकी फुल उठान होती है। अच्छा। ये अपनी मर्जी की चीज़ फर्स्ट टाइम जाके ये लोग कहते हैं हम अपने स्लिम फिट सूट्स ले रहे हैं और पहन रहे हैं। पहले ये लोग क्या करते थे, शादियों के ऊपर ये लोगों के पीछे छुप जाया करते थे, तस्वीरें नहीं खिंचवाते थे, जाते नहीं थे यार की सूट लवा हम अपने काम की शायद ही मिलती। अब ये कहते हैं हर शादी में आगे आगे तस्वीर खिंचवाते हैं। ये हर रोज़ाना वो मरीज जिनकी कहते हैं भाई तस्वीरें ही नहीं होती थी, हम खींचते नहीं थे। रोज़ाना टिकटॉक और व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस चढ़ाते हैं। इनका खुशी का आलम ही कोई और होता है इन सारों का। और जो आपने और कौन सा क्वेश्चन पूछा था इसके, ये जो मेडिकेशंस होते हैं ये परमानेंट होती हैं? इसकी जो मेडिकेशन होती है, सॉरी एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, जिस भी वेट लॉस वाले पेशेंट से आप पूछेंगे ना बात, तो एक ही बात कहेगा, काश मैं पहले करा लेता। अच्छा। हर बंदा एक चीज़ आपको क्लियर कट कहेगा, कोई बंदा रिग्रेट नहीं करता। अच्छा। ठीक है, किसी की अच्छी वेट लॉस सर्जरी सही किसी बंदे ने की, अगेन मैं कहूँगा एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है, कोई बंदा रिग्रेट नहीं करता। और जहाँ तक मेडिसिन की बात है, स्लीव में परमानेंट मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मल्टीविटामिन हम ज़रूर देते हैं साथ। अच्छा। लेते रहा करो। एक तो हमारे ऑलरेडी हमारी जो कॉम है ना, हमारे जो फूड्स हैं वो विटामिन डेफिशिएंट है। हम जिस भी बंदे का विटामिन करा लो, मैंने पाकिस्तान में जितने भी लोगों के कराता हूँ 3-4 लोगों के आज तक विटामिन डी मैंने पूरे देखे हैं। 160 किलो का ये बंदा होता है तो विटामिन पूरे नहीं होते उसके। तो डॉक्टर साहब ये जब आप सर्जरी कर लेते हैं, आफ्टर सर्जरी भी वेट इंक्रीज हो सकता है? जी हो सकता है, अगेन लाइफस्टाइल। अच्छा। मोटापा ना बड़ी खनास चीज़ है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, नहीं जाता। बड़े से बड़ा ऑपरेशन करा लो ना, थोड़ी सी चर्बी रह जाती है, वो नहीं जाती होती, क्योंकि ब्रेन रेजिस्ट कर रहा होता है।
वेट लॉस सर्जरी जो बाईपास है वो आपको एक लंबा टाइम दे जाती है। ऑन एवरेज मैं बात करूं, अगर आप स्लीव कराते हैं, सिर्फ स्लीव कराते हैं, मेरा छोटा कराते हैं, 5 से 10 साल इसकी लाइफ है। अच्छा, अगर आप एहतियात नहीं करते तो एहतियात करते हो आप सारी जिंदगी पतले रहोगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हो वो आपको पतला रखेगी, आप बेहतरीन रहोगे। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करते, अगर आप ग्रेजर्स हो, ग्रेजर्स वो तो जो चरते रहते हैं, यहाँ से निम्को उठा ली, यहाँ से मैंने जली उठा ली, यहाँ से मैंने पॉपकॉर्न उठा लिया, यहाँ से मैंने चॉकलेट उठा ली, तो छोटा सा मैदा लेकिन बार बार हाई कैलोरी चीजें जा रही हैं। जब चीजें अंदर जा रही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उस फूड अंदर जा रहा है, तो उसने वेट रीगेन होना है उसने। लेकिन एक बात याद रखना, वो ऐसे वेट रीगेन नहीं होता। फिर एक और आदत है हमारी कि हम वजन, ऑपरेशन हो गया, वजन घट गया, सारा कुछ, प्लेट हमने पूरी भर के लेकर आनी है, पुरानी आदत। और फिर एक सुन्नत तो हमने पूरी करनी है कि प्लेट साफ करनी है। अब साफ करने की कोशिश में हम पूरा ठोसने की कोशिश करेंगे, मैदे पे प्रेशर आएगा। मैदा आफ्टर ऑल एक पट्टा है, लोहे का तो नहीं बना हुआ, उस पर स्ट्रेच आएगा। अब आप जब भी स्ट्रेच करेंगे मैदे को, तो उसका चांस है वो थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो जाए। चावल लेंगे, मैदा फुलाते हैं, सोडाज लेंगे, मैदा फुलाते हैं, लेकिन ये फ़ौरन नहीं फूलता। ये नहीं कि महीना तुम ओवर ईटिंग कर रहे हो तो फूल जाएगा। आप 3 से 4 साल मुसलसल ओवर ईटिंग करें, मुसलसल इस तरह मैदे पे प्रेशर डालें, सुबह दोपहर शाम डालें, फिर वो एक्सपेंड करते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। फिर भी आप थोड़ी सी डाइटिंग करेंगे, आप वेट लूज कर जाएंगे। तो वेट रीगेन करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो लोग ग्रेजर्स होते हैं, हर वक्त खाते रहते हैं और हर वक्त ही फूड को लगे रहते हैं, तो डेफिनेटली सर्जरी की एक लिमिट है। ऐसे लोगों के लिए बाईपास है। दे वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन, फिर हम बाईपास कर देंगे, चलो जो ओवर ईट कर भी लिया तो वो हजम भी नहीं होगा आपको। लेकिन स्टिल उसके बावजूद मैं आपको कहूँगा, स्लीव की 5 से 10 साल लाइफ है, तो बाईपास की 20 साल लाइफ है। बाईपास के मरीज को वेट रीगेन करने के लिए 20 साल अपने आप से बेहतियाती करनी पड़ेगी। अपने आप से कॉन्टिन्यूस जुल्म करेगा तो फिर वो रीगेन कर ही लेगा। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब, इसी में थोड़ा सा इसको कवर कर लेंगे, ये फुली रिकवर कब होता है आफ्टर सर्जरी के कोई भी पेशेंट? फुली रिकवर की आप बात करें विदिन 1 वीक। अच्छा, विदिन 1 डे पेशेंट चल रहा होगा, आप उसको देख के नहीं बता सकते उसका ऑपरेशन हुआ। यू कांट गेस। वो कंफर्टेबल होता है। हम उसके ब्लॉक्स लगाते हैं, सुन कर देते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो वो तकलीफ के बगैर होता है। और 1 हफ्ते बाद, मतलब हम ये रिकमेंड ये करते हैं कि आपने 1 हफ्ता अपनी जॉब वगैरह से ऑफ लेना, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट डालें। अंदर तो बड़ी सर्जरी है ना, बाहर छोटे छोटे सुराख। सही बात है। लेकिन अगर वो रूटीन में भी चल रहा हो, ही कैन डू एवरीथिंग। मुझे आसान लफ्जों में डॉक्टर साहब आप बता दें, पहले एक बंदा था, उसका पेट निकला हुआ था, ठीक है, वो हट्टा कट्टा सा था, उसने आप पतला होने का पूछ रहे हैं। हाँ, वो आप उसका साइज में मैं थोड़ा सा हर महीने वो नेचुरल तरीके से वजन लूज करते, जैसे वो डाइटिंग पे हो। 10 से 12 किलो पहले महीने में लूज होता है, हर बंदे का फर्क है। अगले महीने 6 से 7 किलो, फिर 5 से 6 किलो, फिर हर महीने घटता जाएगा, थोड़ा सा कम, मतलब कम होता जाता है, ब्रेन रेजिस्ट कर रहा होता है। हर महीने लूज करता जाएगा। पहले 2 महीने सबसे ज्यादा लूज होगा, लेकिन जो वो ये चाह रहे होते हैं 6 से 8 महीने में अचीव कर लेते हैं। 150 किलो का बंदा 8 महीने के अंदर जो है ना, तकरीबन आ जाता है 80 किलो के ऊपर। इस सर्जरी के बारे में ना, ये वाली चीज़ नहीं है कि आप कराओगे देखी जाएगी इंशाल्लाह वजन घटेगा। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। इट हैज़ 100% वेट लॉस रेट। 100 बंदे कराएंगे तो 100 के 100 का वजन कम होगा। ये नहीं है कि 50% हो, 60% हो, ये नहीं होगा। सबका वजन कम होगा, सारे के सारे लोगों का। And it has a success rate of more than 99% अल्हम्दुलिल्लाह। Complications इतनी कम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेस देन 1% है ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन। वो भी किसी भी ऑपरेशन में जिस तरह ब्लीडिंग होती है, इसमें भी हो सकती है, और वो भी कैमरा डाल के आप साफ कर लेते होते हो, क्योंकि ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स होते हैं एवरीथिंग। एंड अगेन आई एम सेइंग इट्स लाइक 1%। तो इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। करवानी उन लोगों को है जिनको ज़रूरत है, हर बंदा नहीं करवा सकता। लेकिन जो लोग कराते हैं उनकी लाइफ बहुत बेहतर होती है, और हमेशा वो ये कहते हैं कि हम काश पहले करा लेते। अच्छा, नाइस। इसको डॉक्टर साहब थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। काइंडली हमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बता दें जो ओवरवेटेड होने से बचा सकती हैं चीज़ें, हमें उस पर थोड़ा सा बता दें। फाइंड थिंग्स दैट गिव यू प्लेजर अदर देन फूड। फूडी होना कोई बड़ी फ़ख्र की अलामत नहीं है। लोग बड़ी खुशी से कहते हैं मैं फूडी हूँ। हमें अपने लिए वो चीज़ें ढूंढनी हैं, वो एंटरटेनमेंट ढूंढनी है जो कि फूड नहीं है, कि मैं रेस्टोरेंट्स के नाम बता सकूं और खाने गिनवा सकूं। ये सिर्फ ब्रायलर को रंग बिरंगे कपड़े पहना के, कभी चिट्टा पहना देते हैं, मोरक्कन चिकन कहते हैं, कभी सुर्ख सॉस डाल के नेपोलियन चिकन कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट को पता ही नहीं उस चिकन का। तो हमने इन चीज़ों से बचना है और हेल्दी खाना है।
आपने अपने बचपन से बच्चों को ट्रेन करना है। बच्चे जिस तरह मोटे होते जा रहे हैं उनको हर चीज़ नहीं देनी जो बाहर से आपकी आ गई, जो रेडी टू मेड चीज़ें मिल गई। आपने घर में चीज़ें बनानी है, घर के खाने में डालनी है, और वो तब पॉसिबल होगा जब आप खुद करोगे। बच्चे अपने माँ बाप को सुनते नहीं हैं, उनको फॉलो करते हैं। जो माँ बाप करते हैं बच्चे वही करते हैं। एग्जैक्टली। बच्चे इसलिए मोबाइल फ़ोन उठाते हैं क्योंकि माँ बाप मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। अब हेल्दी फूड पे और बाज़ार की चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अपने बच्चों को बाज़ार की इस तरह बाहर की और खराफात से आपने बचाना है, तो अपने फूड से ही बच्चों को बचाना है। अदरवाइज उनकी इतनी एक्सरसाइज नहीं है। मॉडर्न हालात में तो बिल्कुल ही टीवी के सामने बैठे होते हैं, तो वो वेट पुट ऑन करेंगे। और ख़ासतौर पे बच्चियों में ख़ासतौर पे वेट एक बार जब पुट ऑन हो जाएगा वो कभी भी वापस नहीं जाने वाला। वो भी सारी ज़िंदगी बेचारी एक्सरसाइज करती रहेगी, वो डाइटिंग करती रहेगी, वो चाइनीज स्लिमिंग टी पीती रहेगी, बेचारी यही करती रहेगी। तो आपको लाइफस्टाइल स्टार्ट करना है, चेंज करना है। आपने एक्सरसाइज को गेम्स में डालना है, बच्चों को गेम्स में डालना है। आप बच्चों को हर वक्त रनिंग नहीं करा सकते। आप उसको वॉलीबॉल में डालोगे, उसको फुटबॉल में डालोगे, किसी स्विमिंग में डालोगे, स्पोर्ट्स में डालोगे। हमें वो अपॉर्चुनिटी अपने लोगों को देनी है एज अ कम्युनिटी। हमें स्विमिंग पूल्स बनाने हैं जिसमें लड़के जा सके। अवेलेबल हूँ, आपको बखर में स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा। सही। आपको जो है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को बढ़ाना है ताकि इंकरेजमेंट हो। ये नहीं कि एक लड़का खुद लगा रहा है। तब जब तक हम आपको ग्राउंड्स बनाने हैं, आपको रनिंग ट्रैक्स बनाने हैं, साइकिलिंग आसान करनी है। आजकल साइकिलिंग हैज़ार्ड है, डेंजरस है। मैंने साइकिलिंग की कोशिश शुरू की थी लाहौर के अंदर, 2 दिन की, 3 एक्सीडेंट से बचा मुश्किल से, नियर मिस। मैं कहा एक पहिए साइकिल, ये तो बंदा मरता है यहाँ पे। साइकिल वाले को तो आपको नीचे दे देता। सही बात है। साइकिल पे आप जाओ तो सो डेंजरस। तो हमने साइकिलिंग लेन्स अलहदा करनी है। डेनमार्क स्वीडन के अंदर ना साइकिल्स की अलहदा लेन होती है। हर बंदे का साइकिल होता है, फिट स्लिम स्मार्ट रहते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ तो बाइक की लेन नहीं है, आप साइकिल की बात करते हैं। वहाँ भी हमें 60 से ऊपर चलाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितनी आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो हमें इस टाइम पे पाकिस्तान के बहुत सारी सिटी से लोग देख रहे हैं, तो कोई आपसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहा है, कोई मशवरा करना चाह रहा है, और इसके साथ साथ वो कैसे कर सकता है, और साथ साथ ये बता दें आपकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है और कौन कौन से दिनों में होती है। मैं बखर में होता हूँ, लाहौर में होता हूँ। बखर में ब्रिगेडियर शफीक हॉस्पिटल है, ट्रस्ट हॉस्पिटल है। जी जी। यहाँ पर बैरियाट्रिक सर्जरी होती है और लो कॉस्ट में होती है। पीपल हु कांट अफोर्ड इट एनीवेयर एल्स दे कैन कम हियर। वी हैव अ वेरी गुड सेटअप, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आईसीयू एंड एनेस्थीसिया टीम। और यहाँ पर बड़े बड़े हैवी 250-300 किलो के पेशेंट्स को हमने ऑपरेट किया। वीडियोस भी हैं, डिफरेंट हैं, जो चल नहीं सकते थे, मुल्तान से पेशेंट को लेके आए थे। अच्छा। और तब हमें पेशेंट को डाल के लेके आना पड़ा था बिकॉज ही कुड नॉट मूव। उससे पहले 1 महीना उसको एक्सरसाइजेस कराई, चलाया, सांस की मशीनें दी, भीतर की बकर में ऑपरेट किया। इसलिए मैं स्मार्ट राइट नाउ। उसने अभी नेक्स्ट वीक आना है, आपसे मिलवाऊंगा। वाह क्या बात। मैं मंडे टू थर्सडे बकर होता हूँ और वीकेंड पे फ्राइडे टू संडे जो है वो लाहौर होता हूँ, उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन के अंदर। अच्छा। 2 सेटअप्स हैं, इन पे मैं काम करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप हमेशा ऑन होता है, वो आपको नंबर दे दूंगा। एनीवन कैन एक्सेस। नंबर आपके शेयर कर देंगे सर। सर बहुत सारे आपने कूल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो कि लोगों को जानना चाहिए। जो लोग इस बीमारी में नहीं हैं वो कैसे सेव रह सकते हैं, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पे भी हमने बात की। आपका फाइनल मैसेज क्या होगा व्यूअर्स के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना, जो फाइनल मैसेज मेरा आपका इसमें ये है कि मोटापा एक बीमारी है जस्ट लाइक कैंसर। कैंसर का आप ऑपरेशन करते हो, पहले आप उसको अवॉइड करते हो, ऐसी चीज़ें ना खाओ कि कैंसर हो, ऐसे माहौल में ना हो, कार्सिनोजेनिक चीज़ों में हो। सेम इस तरह मोटापे में आपने पहले अवॉइड करना कि आपको हो ही ना। हो गया है, डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल करो। नहीं कंट्रोल होता, गेट ऑपरेटेड। तो कैंसर की भी आप सर्जरी कराते हो, लेकिन जस्ट लाइक कैंसर इट कैन कम बैक। तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। सर्जरी इज़ ब्यूटीफुल, सर्जरी सेफ है, इट्स लाइक 99% सेफ। ये वाली बातें एवं ही है कि जी फ़लाँ को ये हो गया, फ़लाँ को वो हो गया। सैकड़ों हज़ारों लोग ऑपरेशन से करवा रहे हैं हर महीने। हज़ारों सैकड़ों लोग ऑपरेशन कराते हैं पाकिस्तान के अंदर वेट लॉस सर्जरी का। डेथ्स नहीं होती, ख़तरे नहीं होते, लोग ठीक रहते हैं, बेहतरीन रहते हैं। लोग बताते नहीं लेकिन सर्जरी कराते हैं। इसलिए कराते हैं क्योंकि सेफ़ है। दुनिया में हज़ारों ऑपरेशन हो रहे हैं क्योंकि सेफ़ है। लेकिन किसी भी जगह पर अगर एक भी बंदे को कुछ होगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग 200 किलो का बंदा है बेचारा, उसके पहले सांस का मसला है, दिल का मसला है, और कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक की वजह से होता है।
क्योंकि दिल 70 किलो के लिए बना है, 200 किलो के प्रेशर के अंदर होता है, और कहीं भी एक बार होगी तो मतलब मीडिया विल हाईलाइट दैट केस। एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी। एक केस हुआ था लाहौर के अंदर, एक डेथ हुई थी, जो आर्मी वाले जो लेकर आ रहे थे एक पेशेंट को, ट्राई की, डॉक्टर साहब ने बड़ा ऑपरेशन के सारा, एक हुई, उसको इतना इशू बनाया गया, लाहौर के अंदर एक केस था। अच्छा, उसके बाद भी तो हजारों ऑपरेशन हुए, उसकी कामयाबी के बारे में जैसे आपने 20,000 टोटल ऑपरेशन है। अच्छा, जो वेट लॉस ऑपरेशन है ये सैकड़ों के अंदर, जो बखर लाहौर में तो अलग है, बखर में मोर देन 300 है ये वेट लॉस ऑपरेशन। सब बहुत बड़ा फिगर है, अल्लाह की मेहरबानी। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन दिस पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया।